गुड मॉर्निंग 12th क्लास। जैसा कि आजकल हमारा चैप्टर चल रहा है विकास, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो विकास है उसके क्या क्या एविडेंसेस हो सकते हैं, यानी कि प्रमाण हो सकते हैं, ठीक है। कल हमने बात करी थी मिलर के प्रयोग की बात करी थी, डार्विन्स लॉ की जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे उसकी बात करी थी। आज हमारा जो टॉपिक है कि जो डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो किन किन प्रमाणों पर आधारित थे, यानी कि जो जैव विकास है उसके क्या क्या प्रमाण हो सकते हैं जिसकी वजह से कि हम उस विकासीय थ्योरी को क्या माने, सच माने। तो आज का जो टॉपिक है वह है व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि जैव विकास के क्या प्रमाण हैं, ठीक है। जैव विकास के क्या क्या प्रमाण हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे पहला हमने कल क्या देखा था कि जो डार्विन थे उन्होंने क्या क्या कहा था कि जो डार्विन थ्योरी थी उन्होंने बोला था नेचुरल सिलेक्शन को उन्होंने क्या करा था, बहुत महत्व दिया, ठीक है। तो उन्होंने पहला क्या था कि प्रत्येक जीव में क्या होती है, संतान करने की उत्पत्ति अति संभावनाएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक जो जीव है वो अत्यंत संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके जीवन में क्या आता है, संघर्ष आता है और उनमें से कुछ ही जीव क्या होते हैं, आगे चलकर बच सकते हैं। फिर उसमें था विभिन्नताएं, ठीक है। जब वो जीवन संघर्ष कर रहा होता है तो उसमें क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है और वो वातावरण के कारण क्या करता है, अनुकूलित हो जाता है और क्या होता है, अपने को और ज़्यादा विकसित कर लेता है या नई जातियों के विकसित होने का कारण बनता है, ठीक है। जैसे इसमें झुंड में आप देख रहे हैं हिरन की कुछ प्रजातियां हैं, बारहसिंघा की कुछ ब्राउन वाली हैं, कुछ वाइटिश हैं, ठीक है, हल्का ब्राउन और कुछ डार्क ब्राउन। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इसमें ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। दोनों ही क्या है, लगभग बराबर हैं, वाइट वाले भी और ब्राउन वाले, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं और जो हल्के ब्राउन है वो उनकी संख्या कम होते जा रही है और जो ब्राउन वाले हैं उन्होंने क्या कर लिया है, वातावरण के अनुकूल हो गए हैं वो, और तो वो क्या रहते हैं, जीवित बचे रहते हैं। यानी कि जो विकास होता है वो क्या होता है, क्रमिक होता है, धीरे धीरे होता है। जो जातियाँ वातावरण के अनुकूलन कर लेती हैं, प्रकृति उसी का चुनाव करती है और वही जीव पृथ्वी पर बचे रहते हैं और नए जीवन की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सबसे हमारा पहला एविडेंस है वो किस पर है, जीवाश्म पर आधारित है। यानी कि जो पुराने ज़माने में या आदिकाल में जितने भी हमारे क्या रहे होंगे, जीव रहे होंगे, उनकी जो जीवाश्म हमको क्या हुए हैं, प्राप्त हुए, ठीक है। जीवाश्म क्या हुए, जो हमारे चट्टानों के नीचे, ठीक है, किसी भी जीव की बॉडी क्या रहती है, दब जाती है और उसमें धीरे धीरे क्या होती है, परतें जम जाती हैं। तो जब खुदाई में वो मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी जीवाश्म में क्या होता है, ये जो जीव है ये पूरा सुरक्षित रूप में मिल जाता है, कभी कभी क्या होता है, इनके कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये उस युग का रहा होगा, ठीक है। तो इसको ढूंढने के लिए जो ब्रांच काम करती है वह है पैलेंटोलॉजी, यानी कि पूराजीवी विज्ञान, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है, जीवाश्म विज्ञान आता है कि जीवाश्मों को देख कर एक दूसरा जो है इस तरीके का है, ठीक है। इसमें क्या है, एक लंबी पूंछ भी है, ठीक, और आगे से इस तरीके का है और पाँव इस तरीके के। तो इन जीवों को देखकर हम क्या कर सकते हैं, इन कड़ियों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पे लाखों करोड़ों वर्ष इस प्रकार के जीव भी क्या रहे होंगे, जीवित रहे होंगे, तभी उनके जो फॉसिल्स हैं हमको मिल रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए एक मछली नुमा जीवाश्म है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि मछलियों से ही, ठीक है, जलीय मछलियों से ही एम्फीबियन जंतुओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो भी क्या है, इस तरीके का जीवाश्म है, ठीक है, ठीक। तो जीवाश्मों के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, कड़ियों को जोड़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे क्रमिक विकास के दौरान क्या हुआ होगा, चट्टानों के नीचे ये जीवाश्म दबे रहे होंगे और कभी ना कभी ये जीवित अवस्था में पृथ्वी पर पाए जाते होंगे, ठीक है। और इनमें क्या होती है, वर्तमान जीवों और इनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ समानताएं और कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, हाथी का क्या है,
इस तरीके से क्या है डेवलपमेंट हुआ, यानी कि क्रमिक विकास हुआ। पहले हाथी इस तरीके का दिखता था, फिर ऐसा हुआ, और जो वर्तमान में जो हाथी पाए जाते हैं वो इस तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फॉसल रिकॉर्ड, यानी कि एलिफेंट का ही है ये भी। तो पहले क्या थी, हाथियों में सूंड नहीं पाई जाती थी, उस तरीके से दिखते होंगे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये क्या है कि कई साल लग गए होंगे जो वर्तमान हाथी है उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये क्या है, एलिफेंट का क्या है, फॉसिल रिकॉर्ड है। कि विभिन्न प्रकार के युग में हमको विभिन्न प्रकार के एलिफेंट मिलते हैं, तो उसके वजह से हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि पहले हाथी इस तरीके से रहे होंगे, फिर इस तरीके से, और फिर एट द प्रेजेंट में जैसे हाथी पाए जाते हैं उस तरीके का ये डेवलप्ड हुआ होगा। ठीक है, यानी कि इन पुराने जीवों से इस जीव की क्या हुई होगी, उत्पत्ति हुई होगी, और जो विकसित हुआ होगा और वातावरण में क्या हो गया होगा, अनुकूलित हो गया होगा। ठीक है, और ये क्या है, घोड़े का विकास है। ठीक है, तो घोड़ा क्या था, पहले इस तरीके से खरहा के समान था। ठीक है, और धीरे धीरे डेवलप्ड होकर वो क्या हो गया, आधुनिक घोड़ा बन गया। ठीक, तो क्या हो गया, किसी भी जीव के विकसित होने में जो टाइम पीरियड लगता है उसको ही क्या कहते हैं, हम जैव विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब जीवाश्म कैसे दबते हैं। देखिए कि जो हमारी चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, इस तरीके से क्या होती है, उसमें रेत या मिट्टी की परतें जमती रहती हैं, और जो जीवाश्म होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं रेत की मिट्टी पर क्या हो जाती हैं, दबे रहते हैं। और जब पुरातत्व के साइंटिस्ट उनको खोजते हैं तो उनके युगों का भी वो क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिखाई है, देखिए 4 परतें दिखाई हैं, A B C D। ठीक है, तो क्या है कि जो सी वाला जो जीवाश्म है वो पुराना होगा बजाय किसके, डी वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी आयु का भी निर्धारण कर सकते हैं कि ये कितने वर्ष पुराने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों का भी उपयोग करते हैं, या क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, जिसके वजह से हम ये कितने वर्ष पुराने जीवाश्म है उसका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो क्या होगा, जो चट्टानों में ऊपर की ओर होंगे, जैसे इसमें डी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नया जीव होगा, और जो इसके नीचे है तो वो क्या होगा, थोड़ा सा पुराना जीव। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, इसमें चट्टानों की तह बन जाती हैं, परतें बन जाती हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ जीव क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिएगा आप, इसमें भी क्या हो रहा है, इस तरीके से क्या है, परतें बनी हुई हैं, और इसमें क्या है, एक सरीसृप क्या है, जीवाश्म के रूप में सुरक्षित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जीवाश्म है उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, जैव विकास के प्रमाणों को जान सकते हैं। ठीक, जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें लिखा है कि डायनासोर का वंश वृक्ष आज के जीवों से, जैसे मगरमच्छ है, पक्षी आदि हैं, उनसे क्या रहता है, मिलता जुलता है। जैसे देखिए इसमें बीच में क्या है, आपका क्रोकोडियन है, यानी कि क्रोकोडाइल है। ठीक है, तो हो सकता है कि क्रोकोडाइल से ही क्या बना हो, टेरिनिडॉन बना हो, यानी कि ये जो हमारे उड़ने वाले जो डायनासोर्स थे वो बने हों, और उससे ही क्या बने हों, नीचे आर्कियोप्टेरिक्स बने हों जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी होती है, और उन्हीं से क्या बना हो, स्टेगोसोरस बना हो। ठीक है, और उसी से क्या बना हो, ब्रैकियोसोरस बना हो, और इसी मगरमच्छ से क्या बना हो, टायरोनोसोरस बना हो, और इससे क्या बना हो, टायरेसेटॉपस बना हो। यानी कि कहने का मतलब है कि एक ही जीव में, जैसे इसमें बीच में सेंटर में आपको क्या लिखाया है, मगरमच्छ दिखाया है, तो मगरमच्छ में ही कुछ ऐसे परिवर्तन रहे होंगे जिसके वजह से क्या बना है, उड़ने वाले जो डायनासोर हैं वो बना है, या आर्कियोप्टेरिक्स बना है। यानी कि ये शो करता है, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी है, 10th में आपने पढ़ा है, पक्षी वर्ग और सरीसृप के वर्ग के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स में क्या देखने को मिलता है कि मुंह के जबड़े में तो दांत देखने को मिलते हैं, लेकिन पंजों में नखर मिलते हैं। ठीक है, और उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक, और इसकी वजह से क्या है, अन्य जीवों का भी क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा। तो क्रोकोडाइल में कुछ ऐसे उत्परिवर्तन होंगे जो जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, चारों ओर अलग अलग प्रकार के जीवों का क्या कर रहा है, विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में देख रहे हैं हम, डायनासोर का जो वंश वृक्ष है उसमें क्या है, आज के जीवों से मिलते जुलते जीव भी पाए जाते हैं। यानी कि ये जो जीव है, ठीक है, ये जो डायनासोर हैं ये तो क्या हो गया, विलुप्त हो गया, ये भी विलुप्त हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स भी विलुप्त हो गया। ठीक है, टेरिनिडोन
टेरेनोडॉन भी क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है, ये भी विलुप्त हो गया, ये भी विलुप्त है। लेकिन जो बचा रहा अंत तक, जो क्या है, जिसका प्रकृति ने चयन किया, वो क्या है, मगरमच्छ। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पुराने जीवों से ही, यानी कि सरल जीवों से ही लगातार क्या हुआ है, जटिल जीवों का विकास हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो भ्रूणकी है, यानी कि जो एम्ब्रियो है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो जीवन का विकास हुआ है वो निम्न कोटि से उच्च कोटि की ओर हुआ है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, फिश है, फिर रेप्टाइल्स है, फिर बर्ड है, फिर ह्यूमन है। ठीक है, तो इनके भ्रूण को हम देखें तो ये क्या है, इसमें लगभग क्या है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ में क्या, देखिए सभी में क्या पाए जा रहे हैं, गिल्स पाए जा रहे हैं। इसमें भी गिल्स, फिश के भी, रेप्टाइल्स के भी, बर्ड्स के भी और ह्यूमन के भी। और पीछे क्या पाई जा रही है, एक ट्रेल नुमा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो भ्रूणों का अध्ययन करके भी हम देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है किसी भी भ्रूण की, वो क्या होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट चित्र में देखिए, इसमें भी दिखाया गया है कि इस तरीके से जो फिश है उसका भ्रूण ये है, फिर इस तरीके से फिर फिश का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर इस तरीके से ये, और फिर ये, फिर पिग, और फिर ह्यूमन। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है। तो जिससे ये पता चलता है कि सरल जीवों से ही जटिल जीवों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, या सरल जीवों से ही क्या है, जटिल जीव बने हैं। ठीक है, हालांकि बाद में ये थ्योरी उतना सक्सेस नहीं मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुलनात्मक शरीर विज्ञान की। ठीक है, तुलनात्मक शरीर विज्ञान की। ठीक है, यानी कि शारीरिक के आधार पर, शारीरिकता के आधार पर, यानी कि शरीर विज्ञान के आधार पर। ठीक है, शरीर विज्ञान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, यानी कि तुलनात्मक शरीर विज्ञान या शारीरिकी। ठीक है, या आकृतिक विज्ञान के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, समजात अंग आते हैं। ठीक है, समजात अंग। ठीक है, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और उद्भव तो क्या होता है, सेम होता है, एक ही होता है, लेकिन जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं। ठीक है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, समजात अंग। जैसे इसमें देखिए आप, ह्यूमन का क्या है, हाथ है। ठीक है, चीते का भी जो आगे का हाथ है वो क्या है, ये है। और जो व्हेल है वो ये है। और जो चमगादड़ है उसका जो अग्रपाद है वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। व्हेल का जो है वो क्या है, तैरने के लिए सहायक है। ठीक है, चीते का जो अग्रपाद है वो क्या है, दौड़ने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। और जो मनुष्य में है वो चीज़ों को पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन ये क्या है, इनकी उत्पत्ति क्या हुई है, एक ही शरीर से हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे अंग क्या है, फॉलिन से ही शुरू हुए। ठीक है, तो फॉलिन क्या है, जो अग्रपाद हैं उनका विभिन्न रूपों में क्या हो जाता है, रूपांतरण होता जाता है। मनुष्य में क्या हो जाते हैं, वो हाथ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और चीज़ों को पकड़ने के लिए काम आते हैं। और चीते के जो अग्रपाद होते हैं वो दौड़ने के काम आते हैं। ठीक है, और जो व्हेल हैं उसको क्या होते हैं, चप्पू की तरह कार्य करते हैं, जो तैरने में उसकी हेल्प करते हैं। और चमगादड़ में क्या करते हैं, अग्रपाद, उनमें त्वचा फैल जाती है और उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि शरीर विज्ञान की अगर हम समानता को देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, एक रूपता पाई जाती है, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति और उद्भव है वो तो एक है, अग्रपात है। ठीक है, लेकिन उसके जो कार्य करने के जो तरीके हैं उसमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे समजात अंग। ठीक है, तो समजात अंग क्या हुए, उत्पत्ति और आकार में तो क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्य में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, इसमें देख लीजिए। ठीक, तो जैसे ये क्या है, ह्यूमन का हाथ है, तो ये ऊपर का हिस्सा है ह्यूमरस है। ठीक है, नीचे क्या है, रेडियस है, अल्ना है, पढ़ा है अपने 11th में। फिर ये मेटाकार्पल्स हैं, ये फेरेंजिंग्स है। तो ऐसे इसमें बेट में भी इसकी जो संरचना है लगभग समान है, फ्रॉग में भी समान है, हॉर्स में भी समान। ठीक है, तो ये सारे ही क्या हो गए आपके समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, यानी कि जो इनकी उत्पत्ति है और उद्भव है वो तो सेम है, लेकिन जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, कार्य इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उत्पत्ति और उद्भव क्या होता है, समान होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे जो बोगनविलिया होता है, ठीक है, जो बोगनविलिया है और कुकुरबिटेसी, ठीक है, यानी कि कद्दू वाली जो फैमिली है बेल वाली, और जो बोगनविलिया है उसमें भी समरूपता पाई जाती है। यानी कि समजात अंग क्या हुआ इसमें, देखिए इसमें जो समजात अंग है वो थ्रोन है, यानी कि कांटा है जो, ठीक है, जो पेड़ की रक्षा करता है। और दूसरा अगर हम कुकुरबिटेसी फैमिली की बात करें तो ये इसमें क्या है, ये कांटे में परिवर्तित हो गया है, और इधर यही चीज़ प्रतान में, यानी कि बेल को आगे बढ़ने के लिए जो प्रतान है उसमें क्या होगी, ये परिवर्तित है। तो क्या है, उत्पत्ति तो एक ही है लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं प्लांट्स में अलग अलग कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, इसको बचाने का कार्य कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई जीव पत्तियों को खाने आते हैं तो इनको ये बचाने का काम करते हैं कांटे चुभों के, ठीक है। दूसरी ओर क्या है कि बेल वाला प्लांट है तो आगे बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए, प्रतान चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपके प्लांट्स में भी क्या है, समजात अंग है, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके समवृत्ति अंग, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके समवृत्ति अंग, ठीक है, समवृत्ति, ठीक। तो समवृत्ति अंग क्या होते हैं, कार्य में तो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, कार्य में क्या होंगे, समान होंगे, जबकि उत्पत्ति और उद्भव, ठीक है, उत्पत्ति और उद्भव में क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है। कार्य तो उनके क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन उत्पत्ति और उद्भव क्या होंगे, अलग अलग, ठीक है। जैसे क्या है कि चमगादड़ के पंख हैं और तितली के पंख हैं और चिड़िया के पंख हैं, ठीक है। इन तीनों में ही क्या है, कार्य तो क्या है, उड़ने का है, लेकिन जो पंख बने हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है। तितली में काइटिन के पंख हैं और चमगादड़ में क्या होता है, हड्डियों में त्वचा फैली रहती है जिसके वजह से वो क्या होते हैं, पंख के रूप में दिखाई देते हैं। और चिड़िया के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, अग्रपात का रूपांतरण होते हैं, ठीक है। तो तीनों में क्या हो गया कि जो उनकी उत्पत्ति है वो तो अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, हमेशा जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम जैव विकास को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस बेस पे एक तो हमने क्या कहा, जीवाश्म की बात करी हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने किसकी बात करी, जीवाश्म की बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात करी कि जो डायनासोर थे वो क्या थे, एक ही जीव से, जो क्रोकोडाइल है उससे ही क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है। यानी कि निम्न जो जीव थे उन्हीं से क्या हुए, उच्च कोटि के जीव बने हैं, लेकिन जो वातावरण में एडजस्ट कर सकता है वो जीव आज भी बचे रहते हैं, ठीक है। प्रकृति उनका चुनाव कर लेती है, जो जीव वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं बैठाती है प्रकृति उनको क्या कर देती है, विलुप्त कर देती है, ठीक है। उसके बाद हमने भौतिकी विज्ञान पढ़ा कि यानी कि जो भ्रूण होते हैं जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं वो क्या करते हैं, सारे ही, चाहे वो मछली से लेकर उच्च कोटि के जितने जीव हैं उसमें क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, समानता होती है। ये भी क्या करते हैं, जैव विकास को दर्शाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, होमोलोगस जो ऑर्गन होते हैं यानी कि जो समजात और समवृत्ति अंग होते हैं वो भी जैव विकास को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।